है। जुलाई 1969 को ह्यूस्टन के समय के अनुसार शाम 9:56 पर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा। फिर यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रही ये होड़ थम गई। उन तस्वीरों को लोग दुनिया भर में गौर से देख रहे थे, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग लूना मॉड्यूल की सीढ़ियों से उतरकर चांद पर अपना पहला कदम रख रहे थे। चांद पर उतरकर अपोलो स्पेस प्रोग्राम इतिहास का सबसे उम्मीदों भरा प्रोग्राम बन गया। आज के हिसाब से इसकी लागत आई थी $140 अरब और उसमें 4 लाख से ज्यादा लोग जुड़े थे। उस पैमाने के किसी प्रोजेक्ट को आज फिर से साकार करना नामुमकिन ही है। उस वक्त भी ये पक्का नहीं था कि अमेरिका रशियंस को इस दौड़ में पीछे छोड़ देगा। ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन ही था, हमारे पास जितना वक्त था उसमें। आज नासा का बजट $20 अरब है, जबकि उस वक्त $60 अरब था। अपोलो प्रोग्राम के खत्म होने के बाद से इंसान चांद पर लौटकर नहीं जा पाया। उस गजब के साहस की सिर्फ यादें ही बची हैं, और बची हैं वक्त के साथ धुंधली होती वीडियो फुटेज। असली तस्वीरों में यह बताना मुश्किल है कि क्या चल रहा है। अगर तस्वीर में नील का पैर नीचे आता दिख जाए तो समझिए आपकी नजर मुझसे बेहतर है। लेकिन आज नई तकनीक के इस्तेमाल से हम उस हैरत अंगेज स्पेस प्रोग्राम के खास पहलुओं को फिर से क्रिएट करके अपोलो की कहानी को उस तरह से आंखों के सामने देख सकते हैं जैसी पहले नहीं देखी गई। एस्ट्रोनॉट्स, फ्लाइट डायरेक्टर्स और इंजीनियर्स ने स्पेस की उस दौड़ के बेहद तनाव भरे सालों के दौरान मिली कामयाबियों और नाकामयाबियों से जुड़ी यादों को साझा किया। हम क्रू की चीखों से हैरान रह गए थे और हमने क्रू के आखिरी पलों की आवाज सुनी। ये वो कहानी है जो शुरुआती अपोलो एस्ट्रोनॉट्स की दर्दनाक मौत के साथ शुरू होने से पहले ही उतने ही अजीबोगरीब तरीके से अपोलो 13 के धमाके के साथ लगभग खत्म हो गई। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, क्योंकि मुझे पता था कि हम लैंडिंग से चूक गए हैं। हम इन लोगों को वापस लाएंगे, नाकामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन जुलाई 1969 में अपोलो 11 की किस्मत खुलने वाली थी। एक शर्त जो एक प्रेसिडेंट और पूरे देश ने लगाई थी। जुलाई 1969 चांद से 88,500 किलोमीटर दूर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स बज ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग लूनर मॉड्यूल ईगल का मुआयना करने के लिए अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल के अपर हैच से बाहर आए। लूनर मॉड्यूल जैसी शानदार मशीन आज तक नहीं बनी है। एलएम को इतना चुनौती भरा बनाने वाली चीजों में से था इसका बहुत दमदार, बहुत मजबूत, बहुत ठोस मशीन होना, लेकिन इनमें से कुछ भी ना हो सका। 2 दिन के बाद उस गजब के अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट को इतिहास में पहली मैन्ड लूनर लैंडिंग करनी थी। माहौल में तनाव था। 23 फुट ऊंचे लूनर मॉड्यूल को असली हालातों में कभी पूरी तरह परखा नहीं गया था, और ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल में कई दर्दनाक अनहोनी की तैयारी कर रहे थे। मुझे नहीं लगता था हम इस मिशन में कामयाब होने वाले थे। मेरा अंदाजा था हम शायद चौथी कोशिश में उतर पाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स इस अनहोनी के लिए तैयार था कि एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर गंवाए भी जा सकते हैं। लौटने का सवाल ही नहीं था। ईगल लूनर मॉड्यूल से जुड़ा अपोलो स्पेसक्राफ्ट तेजी से चांद की तरफ बढ़ता हुआ लूनर ऑर्बिट में दाखिल होने की तैयारी में था। यह वो सफर था जिस पर अपोलो मिशंस 8 और 10 कुछ महीने पहले जा चुके थे। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था। अपोलो 11 को चांद पर उतरने के साथ साथ फिर से उड़ान भी भरनी थी। हर चीज योजना के मुताबिक चल रही थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियल खबर ने ह्यूस्टन में नासा हेडक्वार्टर्स में खतरे की घंटी बजा दी।
जिस वक्त अपोलो 11 को चांद की तरफ छोड़ा जाना था, ठीक उसी वक्त सोवियत यूनियन भी इसी सफर के लिए अपना खुद का स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी कर रहा था। एक अनमैन्ड सोवियत प्रोब लूना 15 अपोलो से 3 दिन पहले छोड़ी गई थी। ये चांद के ऑर्बिट में पहुंचकर उस पर उतरने की तैयारी में थी। स्पेस पर अपना झंडा लहराने का इरादा सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं किया हुआ था। यूएसएसआर एक दमदार प्रतिद्वंदी था जो सबसे पहले चांद की सतह पर पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लूना से टक्कर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के लिए घातक हो सकती थी और कोल्ड वॉर के बीच इस जैसी अजीब सी घटना बहुत ही गंभीर नतीजे निकाल सकती थी। कहीं लूना 15 अपोलो से टकरा ना जाए, इस चिंता में नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स में से एक फ्रैंक बॉर्मन को सोवियत यूनियन में सोवियत एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रेसिडेंट विस्लाव कैल्विश से बात करने को कहा, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि बॉर्मन रशियन नहीं बोलते थे और कैल्विश इंग्लिश नहीं बोलते थे। नासा ने जब तक किसी तरह लूना 15 के फ्लाइट प्लेन्स का पता किया, 2 प्रतिद्वंदी मिशन तय हो चुके थे। अपोलो 11 और लूना 15 रास्ते नहीं काटने वाले थे। पहला वाला इतिहास रचने वाला था, दूसरा यानी सोवियत मिशन चांद के दायरे में सी ऑफ क्राइसिस में खो जाने वाला था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पहले कदम के 13 घंटे बाद। इस घटना से सोवियट्स और अमेरिकन्स के बीच की स्पेस दौड़ के तनाव चरम पर थे। 10 साल पहले शुरू हुआ एक मुकाबला जो हद से परे था। चार अक्टूबर 1957, 58 सेंटीमीटर डायमीटर की एक छोटी सी प्रोब धरती से 950 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में दाखिल हुई। इसका नाम था स्पुतनिक और ये रशियन थी। इसकी बीप उस कोल्ड वॉर के बीच यूनाइटेड स्टेट्स को चिढ़ाने वाली थी जिसमें दुनिया की 2 ताकतों के बीच साइंटिफिक कंपटीशन असल में एक फौजी दुश्मनी थी। अमेरिकन साइंटिफिक और इंटेलिजेंस कम्युनिटी जानती थी कि रशियंस 1957 या शायद 1958 में एक सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं। ये बात थोड़ी डराने वाली भी थी क्योंकि सैटेलाइट छोड़ने की काबिलियत एक न्यूक्लियर वॉरहेड छोड़ने की काबिलियत जैसी ही थी। अमेरिका के लिए भी ये साबित करना जरूरी हो गया था कि स्पेस पर उसका भी हक है। सोवियत सैटेलाइट के खिलाफ उसका हथियार बनने वाला था वैनगार्ड प्रोग्राम। स्पुतनिक की कामयाबी वाले दिन के करीब 2 महीने बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया के कैमरों के सामने एक क्राफ्ट छोड़ा। ये जमीन से 2 फुट ऊपर उठा और रॉकेट धराशायी होकर झाड़ियों में जा गिरा। जमीन से 3 फुट ऊपर फटकर वैनगार्ड सैटेलाइट अमेरिकन सुपर पावर को शर्मसार कर गया। ये एक दर्दनाक नाकामी थी। रशियंस का स्पुतनिक जा चुका था, लिहाजा वैनगार्ड के फटने के अगले दिन हेडलाइन थी कपूतनिक, क्योंकि हम खुद को शर्मसार कर चुके थे। तो कह सकते हैं कि हमारी फुट रेस चल रही थी। अपनी कामयाबी से जोश में आए सोवियट्स ने लूना प्रोग्राम लॉन्च किया, फिर स्पेस में पहला इंसान भेजकर जीत दर्ज की। बेशक यूएसएसआर पहले नंबर पर था। रशिया के पास ज्यादा बड़े रॉकेट्स थे, ज्यादा दमदार स्पेस क्राफ्ट थे, उन्होंने ज्यादा ऊंची उड़ान भरी, ज्यादा आगे तक उड़े थे। यूरी गगैरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान थे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक बड़ी खूबी थी, पैसा। पर्दे के पीछे हुनरमंदों की एक फौज उस स्पेस एजेंसी की तैयारियों में जुटी थी जिसे सिर्फ 3 साल पहले खड़ा किया गया था, जो थी नासा। वो गवर्नमेंट एजेंसी जिसके पास सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स को तैयार करने और चलाने की जिम्मेदारी थी। कुछ दिन पहले ही बने प्रेसिडेंट जॉन फिट्जजेराल्ड केनेडी उस नए कामयाब अमेरिका का चेहरा बनने वाले थे। बारह सितंबर 1962 को ह्यूस्टन में राइस यूनिवर्सिटी में केनेडी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, ऐसा जिसने पूरे देश में जान फूंक दी। अपोलो प्रोग्राम पैदा हो गया। हमने फैसला किया है कि हम चांद पर जाएंगे और बाकी चीजें करेंगे।
इसलिए नहीं कि वो आसान है, बल्कि इसलिए कि वो मुश्किल हैं। जॉन कैनेडी ने पब्लिक सर्वेंट होने के नाते अपने करियर में लाखों वर्ड्स बोले होंगे, लेकिन उस स्पीच में एक वर्ब था और वो वर्ब था फैसला किया। उन्होंने कहा, हमने चांद पर जाने का फैसला किया है। और इसने अमेरिकी पहलू के बारे में, अमेरिका के नंबर 1 होने के एक्सपीरियंस के बारे में एक बहुत दमदार बात कही थी। हम एटलस रॉकेट्स गंवा चुके थे और हमने एलन शेफर्ड लॉन्च किया था, तो हमारे पास टोटल 20 मिनट का मेन स्पेस फ्लाइट एक्सपीरियंस था। हम कभी ऑर्बिट तक नहीं पहुंचे, पर हमें चांद तक पहुंचना था। हमारा रिएक्शन था, माय गॉड, प्रेसिडेंट ने हमसे जो करने को कहा है वो नामुमकिन है। तो हमने सोचा, ओके, जब उन्होंने हमसे ये करने को कह ही दिया है तो हम उसे करके रहेंगे। एक ऐसे बड़े प्रोग्राम को देखते हुए ये हर लिहाज से नामुमकिन दाव था, जिसके प्रपोज्ड बजट को कैनेडी की तरफ से ही ना सुननी पड़ी थी। चांद पर आदमी भेजना है, ये चैलेंज सामने रखने के फौरन बाद ही प्रेसिडेंट कैनेडी ने अपनी मांग से पलटने की कोशिश की, ये कहकर कि मून लैंडिंग शायद बहुत खर्चीली और खतरनाक होगी। आखिरकार कैनेडी ने यहां तक कह दिया कि 60 के दशक के अंत से पहले अमेरिका चांद पर होगा। बहरहाल प्रेसिडेंट अपना सपना पूरा होता नहीं देखने वाले थे। 22 नवंबर 1963 को दोपहर 12:30 बजे 35वें अमेरिकन प्रेसिडेंट की डैलस टेक्सास में हत्या कर दी गई। लेकिन आगे बढ़ने की उनकी पुकार सुनी जा चुकी थी। पूरे देश में दसियों हजार नौजवान एक सपना देखने लगे थे, उस काम का हिस्सा बनने का सपना। मैंने एक ऐड देखकर अर्जी भेजी जिसमें चांद की तस्वीर के साथ लिखा था, हमारा काम है चांद तक पहुंचना और वापसी का रास्ता निकालना। चांद पर उतरने के वक्त कंट्रोल सेंटर में टेक्निकल डिसीजंस लेने वाले लोगों की एवरेज एज 27 साल थी। कैनेडी के नौजवानों की पूरी जनरेशन थी जो स्पेस प्रोग्राम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहती थी। सिर्फ स्पेस ही नहीं, बाकी एरियाज में भी। तो ऐसा टेक्नोलॉजी में हुआ, मेडिसिन में हुआ, हर फील्ड में हुआ। उस जज्बे की वजह से जो था कि हम ये कर सकते हैं, हमें ये करने की काबिलियत है। $1967 में नासा के बनने के बाद लॉन्च किए गए मर्क्यूरी और उसके बाद जेमिनाई प्रोग्राम अपने मकसद को पूरा कर चुके थे। अमेरिकन स्पेस एजेंसी को भरोसा था, लिहाजा अब एस्ट्रोनॉट्स के साथ अपोलो की टेस्टिंग फ्लाइट्स शुरू की जा सकती थी। मिशन AS-204 रिकॉर्ड टाइम में तैयार हो गया, जिसे बाद में नाम दिया गया अपोलो 1। चांद के सफर में सोवियत यूनियन को मात देने की कोशिश में नासा और उसके कॉन्ट्रैक्टर तेजी से जुट गए। एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि उस वक्त नासा में काम करना किसी बुखार के सवार होने जैसा था, जिसमें एक ऐसा क्राफ्ट तैयार करने की जबरदस्त कोशिश की गई जिसे जल्दी से जल्दी भेजा जा सके। 27 जनवरी 1967 को एक क्रू जो कि गस ग्रिसम, एड वाइट और रॉजर चैफी से बना था, उसने जमीन पर रियल टाइम में रॉकेट के ऊपर अपोलो वेसल में ट्रायल शुरू कर दिया। उसे छोड़ने का वक्त 1 महीने बाद तय किया गया, लेकिन जैसे ही वो सील्ड कमांड मॉड्यूल में बैठे, टीम ने पाया कि ग्राउंड टीम्स के साथ कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था। हमें अपने काउंटडाउन प्रोसीजर्स में दिक्कतें आईं, कम्युनिकेशंस में भी मुश्किलें हो रही थी। क्रू ने स्पेसक्राफ्ट के अंदर अजीब सी महक की जानकारी दी और हमने उसे रोककर दिक्कतें दूर की और फिर आगे बढ़ गए। 5 घंटे की जांच के बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक शॉर्ट सर्किट का पता चला। उस शाम 6:27 पर हमने लॉन्च पैड की एक्सटर्नल पावर से स्पेसक्राफ्ट की इंटरनल पावर पर जाने से पहले एक बार फिर काउंटडाउन रोका था और 4 मिनट बाद हम क्रू से आती चीखों से एकदम हिल गए और क्रू को आखिरी सांस लेते सुना। कुछ ही पलों में एक चिंगारी ने ऑक्सीजन से भरे स्पेसक्राफ्ट को आग के गोले में बदल दिया। आग की लपटें इतनी ज्यादा थीं कि तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा जल गए। आने वाली रिकॉर्डिंग्स में उस हादसे के वक्त का कॉकपिट ऑडियो है। कॉकपिट में आग लग गई है।
बहुत ज्यादा है। हम चल रहे हैं, चल रहे हैं। उनमें सबसे छोटा रॉजर चैफी 32 साल का होने वाला था। गस ग्रिसम, जो अपोलो 1 फायर हादसे में जल गए थे, उन्होंने अपनी मौत से 10 दिन पहले मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा था ये अपोलो स्पेसक्राफ्ट ठीक नहीं है, इसमें बहुत खराबियां हैं, किसी भी तरफ चल देता है, ये सेफ नहीं है, इसको ठीक करने की जरूरत है। हमें लगा कि हमने अपोलो को ठीक कर लिया है और उसमें सच में कई वार्निंग साइंस थे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन क्रू ने अपनी जान देकर कीमत चुकाई उस ओवर कॉन्फिडेंस की। स्पेसक्राफ्ट के अंदर का हिस्सा इतना पिघल चुका था कि बॉडीज को निकालने में ही 2 घंटे लग गए। नासा जानता था, एस्ट्रोनॉट्स जानते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स जानते थे। हमने ज्यादा ही सोच लिया था, हमने ज्यादा जल्दी की थी, और हम सब जानते थे कि इस स्पेसक्राफ्ट में खराबियां थीं कि ये किसी की जान ले सकता है। जो पहले जाएगा उसकी, और उस स्पेसक्राफ्ट ने उसमें सबसे पहले जाने वाले की सच में जान ले ली। नासा से फौरन अपोलो प्रोग्राम पर उसके काम को लेकर सवाल पूछे गए। लोग चाहते थे कि कोई इसकी जिम्मेदारी ले, भले ही उसके लिए चांद पर जाने को टाल दिया जाए। प्रॉब्लम हमारी वजह से हुई थी, हमने अपना काम नहीं किया था। हमें उस हादसे की और क्रू को गंवाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। नासा में कुछ एग्जीक्यूटिव्स को निकाला गया और केनेडी के इस सपने को भुला देने की बात कही जाने लगी। हमें अपने लोगों को, यानी अपने देश के लोगों को, अपने बॉसेस, पॉलिटिशियंस, सभी को समझाना पड़ा कि हम इतने होशियार हैं कि इस प्रोग्राम को आगे ले जा सकते हैं, जो लोगों को चांद पर ले जाएगा, और यही असली चुनौती थी। आखिरकार अपोलो प्रोग्राम पर 2 साल तक ऊपर से नीचे तक दोबारा गौर किया गया। बारीकियों में एक चीज उभर कर आई, कमांड और सर्विस मॉड्यूल, जिसे एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाना था और उस मिशन की कामयाबी सुनिश्चित करनी थी, जिसके इतनी जल्दी जाने की किसी को उम्मीद नहीं थी, जिसका नाम था अपोलो 8। अपोलो 1 के हादसे से पहले नासा को यकीन था कि इसमें तब तक का बनाया गया सबसे कामयाब स्पेस शिप था, जो था CSM या कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल, जिसमें 2 बुनियादी हिस्से थे। एक में लाइफ सपोर्ट सप्लाईज, फ्यूल और प्रपल्शन सिस्टम था, और दूसरा था टीम के लिए। अपोलो स्पेसक्राफ्ट पार्ट्स का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कलेक्शन था जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कमांड मॉड्यूल के इंस्ट्रूमेंट पैनल में ही करीब 500 स्विचेस थे। सिर्फ कमांड मॉड्यूल को ही धरती पर लौटना था, लेकिन इसका सफर इम्तिहान भरा था और इसे डिजाइन करने वाली कंपनी के लिए एक बड़ी पहेली, क्योंकि जैसा कि कुछ लोग जानते थे, एजेंसी तो बस अपोलो प्रोग्राम से जुड़ी चीजों के बनने पर नजर रखती थी। इतिहास में पहली बार स्पेस एजेंसी अब तक के सबसे ज्यादा स्पेस कॉन्ट्रैक्टर्स को जुटाने वाली थी। लोग ये भूल जाते हैं कि नासा के चांद की दौड़ पर खर्च किए गए हर $10 में से 9 अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर पर खर्च होते थे। असल में पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन पर अपोलो के हर पार्ट को बनाने की जिम्मेदारी थी। मिड 1960s में जब प्रोग्राम पूरे जोर पर था, उस समय करीब 36,000 नासा एम्प्लॉइज और करीब 3,60,000 कॉन्ट्रैक्टर्स अपोलो प्रोग्राम से सीधे जुड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर तादाद लगभग 4 लाख लोगों तक पहुंच गई थी। उनमें ही थी अपोलो स्पेसक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली कंपनी नॉर्थ अमेरिकन एविएशन। लेकिन इसका प्रोडक्शन इतना बड़ा था कि काम टलता गया और 1965 में नासा ने मांग की कि मॉड्यूल 1967 के लिए तैयार होना चाहिए। अपोलो 1 के जानलेवा हादसे ने इसके बनने में अड़चन लगा दी थी, लेकिन इसी वजह से वेसल का दोबारा डिजाइन होना सुनिश्चित हो पाया, वो भी परफेक्शन के साथ। अपोलो प्रोग्राम अब आगे बढ़ सकता था,
लेकिन कई कामयाब टेस्ट मिशंस के बाद एक गोपनीय सूचना ने नासा की योजनाओं में बाधा डाल दी। एजेंसी ने एक जोखिम भरा खतरा उठाने का फैसला लिया। 1968 का वसंत, CIA को पता चला कि USSR साल के अंत में चांद के आसपास एक मैन्ड जोन्ड मिशन भेजने की तैयारी में है। इस खबर ने नासा पर गाज गिरा दी। ऐसा लगा जैसे रशियंस सोवियत बोल्शेविक रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी के मौके पर अक्टूबर में एक कॉस्मोनॉट को चांद पर भेजने की तैयारी में थे, और अमेरिकन्स को चिंता हो गई कि वो किसी एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेज देंगे और हमें हरा देंगे। ध्यान रहे कि अपोलो कोई एक्सप्लोरेशन वाला प्रोग्राम नहीं था, ये सोवियत यूनियन को मात देने वाला प्रोग्राम था। रॉकेट तैयार था, अपोलो कमांड मॉड्यूल तैयार था, लेकिन अपोलो लूनो मॉड्यूल तैयार नहीं था। लिहाजा ये फैसला लिया गया कि पहले से तय टेस्ट मिशंस की जगह जितना जल्दी हो चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की कोशिश की जाए। प्रोग्राम का आखिरी लिंक लूनर मॉड्यूल, जिसे स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद पर जाना था, वो तैयारी के आसपास भी नहीं था। ऐसे में स्पेस में टेस्ट रन करना मुश्किल था, और इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स को चांद के ऑर्बिट में क्रू भेजने वाला पहला देश बनाने के लिए नासा ने लूनर मॉड्यूल के बिना जाने और इसकी टाइमलाइन आगे बढ़ाने का फैसला किया। जांच को इंतजार करना पड़ा, और तमाम उम्मीदों से उलट अपोलो 8 को उस वक्त सोच से भी परे के मकसद सौंपे गए। नासा ने बेमतलब का समझ से परे फैसला लिया। अपोलो 9 को अपोलो 8 तक लाकर इसे अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट न बनाने का फैसला, और उन लोगों से कहा कि आप अपना शेड्यूल जानते हैं, इस शिप को चांद पर ले जाओ, 10 बार चक्कर काटो और लौट आओ। इससे हमारा प्रोग्राम बदल जाएगा और ह्यूमैनिटी बदल जाएगी। फ्लाइट में लूनर मॉड्यूल को परखने वाले बिल एंडर्स, जेम्स लोवेल और फ्रैंक बॉमन के साथ मिशन के लिए तैयार हो गए। क्रू को एक्यापुल्को में परिवार के साथ क्रिसमस मनानी थी। बजाय इसके अब उन्हें चांद का चक्कर काटना था, जिसमें कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी। 21 दिसंबर 1968 को क्रू को सैटर्न V रॉकेट में ऊपर बिठाया गया। ये उस लॉन्च पैड से ज्यादा दूर नहीं था जहां सिर्फ 2 साल पहले ही अपोलो 1 के क्रू की मौत हुई थी। सुबह 7:51 पर सैटर्न V ऊपर उठा। हम मिशन के तकरीबन हर पहलू को सिम्युलेट कर चुके थे, सोची जा सकने वाली हर नाकामी को, लेकिन हम लिफ्ट ऑफ के शुरू में होने वाले वाइब्रेशंस में एक्चुअल स्ट्रेसेस को सिम्युलेट नहीं कर पाए थे। ये सोच से बहुत परे था, इतना लाउड कि ये भी नहीं सुन सकते थे कि दिमाग में क्या चल रहा है। इतना वायलेंट था कि ऐसे झटके लगे जैसे कोई रैट किसी कैट के जबड़े में छटपटा रहा होता है। लेकिन मेरे मन में था कि माय गॉड, सिम्युलेशन का ये पार्ट हमने मिस कर दिया तो पता नहीं और क्या क्या मिस हुआ है। मेरा ख्याल है अपोलो प्रोग्राम की हिस्ट्री में हमने उससे ज्यादा रिस्की मिशन कभी नहीं किया होगा, क्योंकि हम हर चीज पहली बार कर रहे थे। स्पेसक्राफ्ट और मिशन कंट्रोल में लगे सारे सॉफ्टवेयर्स और नेविगेशन में हमारी इस्तेमाल की सारी टेक्निक्स का पहले से खरा साबित होना जरूरी था। उड़ान भरने के 9 मिनट बाद स्पेसक्राफ्ट पहली 2 स्टेजेस से अलग होकर अर्थ ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसके बाद यह खुद को अर्थ की ग्रेविटी से दूर ले जाते हुए सीधा चांद की तरफ बढ़ गया। उड़ान के 25 घंटे के बाद क्रू से बातचीत करने की जिम्मेदारी वाले ह्यूस्टन के कैपकॉम ने जीरो ग्रेविटी में जीने का एहसास करते एस्ट्रोनॉट्स को अखबारों की सुर्खियां पढ़कर सुनाई। अपनी सीट से उठने के बाद मुझे देखना था कि जीरो ग्रेविटी कैसी महसूस होती है। लेकिन जहां एस्ट्रोनॉट्स स्पेस के नजारों का मजा ले रहे थे, वहीं धरती पर इंजीनियर्स चिंता में डूबे थे। अपोलो 8 क्रू के सामने एक नाजुक पल आने वाला था। अपोलो 8 पर पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे की ओर जाने वाला था, क्योंकि चांद से आगे कम्युनिकेशंस ट्रांसमिट करने के लिए कोई सैटेलाइट नहीं था, तो कम्युनिकेशन बंद हो गया क्योंकि चांद एक शील्ड जैसा बन गया था। एस्ट्रोनॉट्स ने अपने डर के बारे में कभी खुलकर नहीं बताया। 32 मिनट के लिए 3 आदमी
दुनिया से कटकर स्पेस में अपने बूते रहने वाले थे। लेकिन जो सोचा था वो ना होता तो। अपोलो 8 को लेकर काफी चिंता थी। ओह माय गॉड, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम पहली बार इंसानों के साथ चांद पर जा रहे थे। ऐसा था जैसे अब हर चीज पहली बार करते हैं। आगे बढ़ते हुए हर कदम पर चिंता होती है, सिर्फ इसकी या उसकी नहीं, हमें हर चीज को लेकर चिंता थी। उसमें एक पायलट्स कोड होता है। अगर कोई भी वहां दिक्कत में या पैनिक में होता है तो वो उस बारे में किसी को नहीं बताता और वो ये कभी बताएंगे भी नहीं। अपोलो 8 वो मिशन होने वाला था जो इंसानों को उनकी आंखों से चांद का वो हिस्सा दिखाने वाला था जो हिस्सा धरती से कभी नजर नहीं आता। हम हैरान थे कि जहां चांद का सामने वाला हिस्सा काफी स्मूथ है, पीछे का हिस्सा काफी रफ था। आज भी इसे लेकर एक बहस जारी है कि ऐसा क्यों है। लोवेल और एंडर्स चांद के उस हिस्से को देखकर ऐसे सुध बुध खो बैठे कि बोर्डमैन को उन्हें एक बहुत ही नाजुक घुमाव पर ध्यान देने को कहना पड़ा। उड़ान के 59वें घंटे में स्पेसक्राफ्ट को लूनर ऑर्बिट में दाखिल होना था। ऐसा करने के लिए इंजन्स को 4 मिनट से कुछ ज्यादा वक्त के लिए फिर से चालू करना था। लूनर ऑर्बिट इंसर्शन मनूवर बहुत खतरनाक होता है। अगर हम ज्यादा देर तक इंजन चलाते तो दूसरी तरफ से निकलने से पहले चांद से जा टकराते। अगर कम देर तक चलाते तो चांद के पास से स्पेस में चले जाते और पता नहीं कहां पहुंचते। एस्ट्रोनॉट्स ने इस वाक्य को उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 4 मिनट बताया था, लेकिन सब वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। उन्होंने आगे के मिशंस के लिए उतरने की जगहों की तलाश में यहां वहां नजर दौड़ाई, लेकिन उन्हें चांद पर उतरने का मौका नहीं मिला। दिलासे के तोहफे के तौर पर उन्हें अपने कॉकपिट से शानदार नजारे दिखे। ये इतने गजब थे कि चांद के कई चक्कर लगाने के बाद कमांडर ने क्रू को सोने का ऑर्डर दिया। तो बिल एंडर्स बुदबुदाए। उसकी बात उन्हें पसंद नहीं आई और वो खिड़की से बाहर देखते रहे। फिर बोरमैन ने उसे कहा कि बस अब कोई बहस नहीं, फौरन सो जाओ। उन्होंने जो नजारे देखे थे वो सच में ऐसे थे जैसे किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखे थे। हैरान क्रू ने करीब 700 फोटो लिए। एक तस्वीर तो ऐसी थी जिसे पूरी दुनिया में देखा गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर इस प्रोग्राम में कुछ नाटकीय घटनाएं और एनिमेशन है। चांद के उनके चौथे चक्कर के दौरान अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट्स की नजर एक हैरत अंगेज नजारे पर पड़ी, उगती हुई पृथ्वी। मेरा ख्याल है बॉमन इसे देखकर बोले थे कि ये देखो क्या बात है, सामने आंत है। लोवेल ने मुझे एक कलर फिल्म लाकर दी और मैंने तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। उन्होंने कुछ तस्वीरें ली और फिर नजारा बदल गया और शॉट खो गया। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उस कैमरे में क्या रिकॉर्ड हो गया है। उन फोटोग्राफ्स में से एक, जिसे शायद बिल एंडर्स ने लिया था, वो एक अनोखी तस्वीर बन गई। हालांकि इतिहासकार अब भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि असल में फोटोग्राफर कौन था। क्रू के एक एस्ट्रोनॉट, और आज भी हम पूरी तरह से नहीं बता सकते कि वो कौन था जिसने आइकॉनिक अर्थराइज की फोटो ली थी, जिसको देखते ही पूरी दुनिया ने उसे सराहा था एक शानदार तस्वीर के तौर पर। दर्जनों तस्वीरें ली गईं, लेकिन कुछ ही महीनों में ये निशानी बन गईं पूरे मिशन की और यहां तक कि हमारी दुनिया की भी। इसने सच में पूरी अर्थ को दिखाया था, आसपास एक छोटे से हेलो के साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर दिखाता था, और चांद को देखने के मुकाबले एक बहुत ही खूबसूरत बॉडी को। आप जब उस नाजुक से गोले को देखते हैं जहां तमाम ह्यूमन हिस्ट्री बीती है, जहां भयानक वाक़े हुए हैं और जहां रहमदिली और मोहब्बत की गजब की मिसालें कायम हुई हैं, ये सब उस बॉल में है। हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए, नहीं तो ये बिखर जाएगी।
नासा को जल्द ही स्पेस में ली गई फिल्म और तस्वीरों का मोल दिख गया, लेकिन इसका मकसद बस इन्हें दिखाना भर नहीं था। इसे चांद तक की दौड़ में खर्च किए अरबों डॉलर को जायज भी ठहराना था। मूवीज प्रोसेस का एक अहम हिस्सा थी और उन्हें ध्यान आया मरकरी मिशन जिसमें जॉन ग्लेन गए थे। उन्होंने एक ड्रग स्टोर से 35 मिलीमीटर कैमरा खरीदा और अपने साथ ले गए थे। उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिया गया था, पर उन्होंने तस्वीरें ली और उन्हें साथ लेकर आए। फिर उन्हें प्रोसेस कराया और वो बहुत ही गजब की तस्वीरें साबित हुई। नासा ने हमेशा लोगों और कांग्रेस को ये समझाने की जरूरत महसूस की कि अमेरिकन स्पेस के सफर पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। तब उन्हें लगा कि एस्ट्रोनॉट्स उन्हें बेहतर समझा सकते हैं। आखिरकार 24 दिसंबर को नासा ने अपोलो 8 के क्रू को पूरी दुनिया के सामने ऑलिव ब्रॉडकास्ट करने का फैसला किया। रियलिटी टीवी का 1968 का स्पेस वर्जन। स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से लूनर मॉड्यूल और चांद की तस्वीरों को 64 देशों के अरबों लोग देखने वाले थे। ये इतना कामयाब रहा कि नासा ने सभी अपोलो प्रोग्राम मिशंस के अंदर वीडियो कवरेज शामिल करना तय किया। एजेंसी ने कमांडर फ्रैंक बॉमन से स्पेस में कुछ ऐसा पढ़ने को कहा जिससे इस हैरत अंगेज लाइव फुटेज का अंत किया जा सके। और अपोलो 8 के क्रू की तरफ से हम अपनी बात खत्म करते हैं। गुड नाइट, गुड लक, मैरी क्रिसमस से, और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, आप सब प्यारी पृथ्वी पर रहने वालों। फ्रैंक बॉमन इस पर आज भी हंसते हैं। उनसे कहा गया था, मतलब तुम्हें 1 अरब लोग देखने वाले हैं, यानी धरती पर रहने वाले 1/3 लोग तुम्हें देखेंगे। इतिहास में एक ही इवेंट की ये सबसे बड़ी टेलीविजन ऑडियंस होगी। आपको कहने के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। बॉर्डमन ने इस पर काफी सोचा, पर कुछ समझ नहीं आया। आखिर में उनकी पत्नी ही उस लाइन का आइडिया उन्हें देने वाली थी। सुबह 4 बजे वो अपनी किचन में थे और उनकी वाइफ वहां पर आई और उनसे बोली, आज क्रिसमस ईव है, जेनेसिस कैसी रहेगी? तो उन्होंने कहा, परफेक्ट। शाम के वक्त गॉड ने हेवन और अर्थ बनाए, लेकिन अर्थ की कोई शक्ल नहीं थी, कोई नामो निशान नहीं था। नीचे झांको तो दिखता था तो बस अंधेरा। स्पेस से जेनेसिस की ये लाइनें बोलना इतिहास में दर्ज हो गया। ये खुशनुमा पल अपोलो 8 के उस अनजान वाक्य को तकरीबन मिटा देने वाला था जो मिशन को वक्त से पहले थाम सकता था। अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट्स को उड़ान भरे महज 18 घंटे हुए थे। कमांडर थक चुका था, शुरू के घंटे पस्त करने वाले थे। फ्रैंक बॉर्मन ने आराम करने का फैसला किया क्योंकि वो कमांडर थे और हम में से किसी के भी मुकाबले उन पर कहीं ज्यादा दबाव था। उन्होंने नींद की गोली ली और सोने के लिए चले गए। वो फौरन लौटे और बोले, आई एम सॉरी, और उन्हें जबरदस्त वॉमिटिंग हुई और डायरिया हो गया। स्पेसक्राफ्ट के अंदर हड़बड़ी मच गई। मैंने ऑक्सीजन मास्क लिया और लॉवेल के मुंह पर लगाया। उन्होंने कहा, इसे नहीं लगाते, ये फायर के लिए है। मैंने कहा, मैं तो इसे लगाऊंगा क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो मतलब चारों तरफ गंदगी के पीसेस उड़ रहे थे। हमारे पास कुछ पेपर टॉवल्स थे, जैसे आप एयरप्लेन में हाथ पोंछने सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने उन पार्टिकल्स को पकड़ना शुरू कर दिया जैसे बटरफ्लाइज पकड़ते हैं। बोरमैन शुरू के एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे जिन्हें वो हुआ था जिसे आज स्पेस सिकनेस कहते हैं। लो ग्रेविटी में रहने पर कहां क्या है ये पता नहीं चलता, इनर ईयर में दिक्कत महसूस होती है और जी घबरा सकता है। लूवेल और एंडर्स की बेहतर सलाह से उलट बॉमन यही कहते रहे कि ये वाकया कैपकॉम से छुपाया जाए। वजह साफ थी, वो जानते थे कि गंदगी होने की वजह से ह्यूस्टन फौरन मिशन को रोक देगा। कई मिनटों की बहस के बाद उन्होंने नासा को यह बताने की इजाजत दी, ऐसे जिसके बारे में और लोगों को पता नहीं चलने वाला था। उन्होंने इसकी खबर दी एक प्राइवेट लूप पर, बाकी कोई उसे सुन नहीं सकता था। फ्लाइट सर्जन ने कहा, मैं इसे रोक रहा हूं, मैं चाहता हूं आप लोग मुड़ो और लौट आओ।
और हुआ ये कि जैसा मोशन सिकनेस में अक्सर होता है, 24 घंटे के अंदर वो उसके आदी हो गए थे। कहीं भी कोई भी पायलट एक फ्लाइट सर्जन के सामने ये नहीं मानना चाहता कि वो फ्लाई नहीं कर सकता। वॉली शरा बीमार पड़े अपोलो 7 में, फ्रैंक बॉर्मन बीमार पड़े अपोलो 8 में, आर्मस्ट्रॉन्ग और लॉवेल जब चांद से वापस आए तो उन्हें सांस की प्रॉब्लम हो गई थी। इस तरह के बहुत से और भी इंसिडेंट्स हुए हैं, हालांकि वो इस तरह की बात को मानने से मना करते हैं। ये स्पेस सिकनेस ज्यादातर क्रूज को सच में झेलनी पड़ती है। बेशक धरती से दूर का जीवन अजीबोगरीब चुनौतियां पेश करता है। अपोलो 8 क्रू के लिए 25 दिसंबर का दिन धरती पर लौटने की शुरुआत करने का दिन था, जो मिशन की सबसे जटिल स्टेजेस में से एक थी। चांद के 10 चक्कर काटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को इंजन चालू करके लूनर ऑर्बिट से बाहर निकलना था। अगर वो नाकाम रहते तो अपोलो 8 हमेशा के लिए एक लूनर सैटेलाइट बनकर रह जाने वाला था, जिसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स के बेजान शरीर तैरते रहते। इंजन ने बखूबी काम किया और अपोलो 8 को वापस धरती की तरफ ले आया। आप जब उस स्पीड पर आते हैं तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि लोहा पिघल जाए, बिल्कुल आग की तरह, जिससे तमाम कम्युनिकेशंस बिगड़ जाते हैं। उसके आसपास इतनी गैस हो जाती है तो री एंट्री के वक्त तो आप बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट सर्विस मॉड्यूल को तेजी से अलग करता है, जो एटमॉस्फेयर में जल जाता है। कमांड मॉड्यूल और उसका क्रू सीधे पैसिफिक ओशन में रुक जाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में आप 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 27,000 किलोमीटर पर आवर कवर करते हैं। चांद से लौटते हुए आप 11 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से आते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट में जिस स्पीड से सामना करना पड़ता है, उससे ये 1/3 ज्यादा होती है। धरती को अगर एक बड़ी बॉल माने तो उसके आसपास आप में से कुछ जानते होंगे कि एटमॉस्फेयर होता है। तो स्पेसक्राफ्ट जब चांद से धरती की तरफ लौटता है तो एक ही चीज उसे धीमा करती है, वो है खुद धरती का एटमॉस्फेयर। ज्यादा शैलो हुआ तो आप आगे चले जाएंगे, ज्यादा स्टीप हुआ तो डीप चले जाएंगे। इसमें करीब 1.5 डिग्री का फर्क अलाउड है बस। बेशक एक बहुत ही अहम पहलू होता है पैराशूट का खुलना। स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में ऐसे वाकये हुए हैं जिसमें ऐसा ठीक से नहीं हुआ, जैसे पहली सोयज फ्लाइट सोयज 1 जिसमें रशियन एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर खोमारोव थे, उनका पैराशूट नहीं खुला, स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया और एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई। 27 दिसंबर 1968 को अपोलो 8 ने इतिहास रच दिया और फ्रैंक बॉर्मन, जेम्स लॉवेल और बिल एंडर्स नेशनल हीरोज बन गए। अपोलो 8 जब लॉन्च हुआ था उस वक्त चांद बहुत नया था, एक पतले क्रेसेंट जैसा। तो आज भी जब मैं किसी महीने के उसी दिन चांद को देखता हूँ तो मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मुझे याद दिलाता है कि हम सच में वहां गए थे। कामयाबी की शान से सवार नासा ने 2 और जांचों के बाद तय किया कि ये चांद पर उतरने के लिए तैयार है। इसके बाद एजेंसी ने और 12 मिशंस तय किए। ठीक अपोलो 20 तक उसका इरादा चांद पर कुल 20 एस्ट्रोनॉट्स भेजने का था, लेकिन कहानी वैसी नहीं रही जैसी सोची गई थी। जिन 3 एस्ट्रोनॉट्स की किस्मत परखी जाने वाली थी वो थे माइकल कॉलिंस, अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल पायलट, बज ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग मिशन के कमांडर, जिन्हें हैरत अंगेज लूनर मॉड्यूल ईगल को चांद पर उतारना था। धरती पर चांद पर उतरने की जांच के लिए नासा ने एक अजीब सा यान तैयार किया, जो कारगर तो था पर काबू करना मुश्किल और खास तौर पर खतरनाक था। उन्हें एक बहुत ही खास तरह का स्पेसक्राफ्ट तैयार करना था जिसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरना था, जिससे वो इसे धरती पर टेस्ट कर सकें, लेकिन ऐसा जो सनसनी पैदा कर सके। और जब वो चांद पर पहुंचे तो लोग हैरान रह जाएं। पर वो खतरनाक था। कई हादसे हुए, जिसमें एक तो तब हुआ जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसे उड़ा रहे थे। 6 मई 1968 को
वो इसे उड़ा रहे थे जो आगे अपोलो 11 के हीरो बनने वाले थे। लेकिन टेस्ट स्पेसक्राफ्ट ने काम करना बंद कर दिया। आर्मस्ट्रॉन्ग का शांत बने रहना उनकी जान बचाने वाला था। अगर वो एक आध सेकंड बाद इजेक्ट हुए होते तो यकीनन मारे गए होते। तो वो जानते थे कि बिना परेशान हुए या आवाज में डाउट की झलक दिए बिना पलक झपकते ही सही फैसले कैसे लेते हैं। जबरदस्त दबाव के बाद भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने तसल्ली के साथ ईगल को उतारा, जिसका अंत हादसा हो सकता था। ये गजब की खासियत नासा के सिलेक्शन क्राइटेरिया में से एक होने वाली थी। 1966 में अपोलो प्रोग्राम से पहले के जेमिनाई प्रोग्राम के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग हीरो बन गए थे। पहली बार कैप्सूल का कंट्रोल गंवा देने के बाद नासा को लगा उसने अपना क्रू गंवा दिया, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग के शांत दिमाग की बदौलत मिशन बच गया। भला उनके अलावा अपोलो 11 को चांद पर सही सलामत कौन उतार सकता था? बीस जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन ईगल को चांद पर उतारने में कामयाब रहे। मैं वहाँ बैठा तो था पर किसी चीज को छू नहीं रहा था। मेरे पैर फर्श से छू नहीं रहे थे, पीठ कुर्सी को नहीं छू रही थी और ना ही मेरे हाथ आर्म रेस्ट को छू रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं कुर्सी के ऊपर हवा में था। सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग की बदौलत दुनिया भर में 50 करोड़ लोग अपनी सीटों से चिपक कर शो देख रहे थे। सबकी सांसें थमी थीं।